बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थीम नंबर 11 का पार्ट 2 करेंगे। आपकी MGT 602 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से और आपकी जो CGP है उसके लिहाज से तो है ही, लेकिन आपकी डेली लाइफ के अंदर, आपकी जो बिज़नेस लाइफ है उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। अगर आप इन फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इनको हमेशा मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि ये जो रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद आपके सामने लेकर आई है हमारी विचो यूनिवर्सिटी। तो होप सो स्टूडेंट आपके ये तमाम कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, और जितनी अच्छी तरीके से मैंने लाइन बाय लाइन ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करवाया है तो मुझे उम्मीद है कि हर स्टूडेंट 4 CGPA ज़रूर गेन करेगा। प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वीडियो देखें, हैंड आउट को पढ़ें, जस्ट पढ़ें और प्रिपरेशन पोर्टल पर आकर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज़ कर लें। तो इंशाल्लाह आप ऑलमोस्ट 3 घंटों के अंदर इस पूरी बुक को तैयार कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमारे मार्केटिंग के प्रोसेसेस कौन से हैं। पहले नंबर पर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, दूसरे नंबर पर के हम अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करें, तीसरे नंबर पर रिसर्च प्लान बनाएं, फिर आइडेंटिफाई करें अपने डेटा के रिसोर्सेज को, फिर सिलेक्ट करें अपनी सैम्पलिंग मेथड को, डेटा की कलेक्शन को, फिर एनालाइज करें कलेक्टेड डेटा को, फिर हम उसकी जो फाइंडिंग है प्रेजेंट फाइंडिंग करें, फिर हम ने जो भी एक फैसला बनाना है उसको मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। मार्केट इंटेलिजेंस किसी भी एंटरप्रेन्योर की सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर होती है, ये हमने पीछे भी पढ़ा था। अब हमारी जो बिजनेस डिक्शनरी है उसने किस तरह से डेफिनेशन की थी कि मार्केट इंटेलिजेंस वो बैरूनी डेटा होता है जो कोई बिजनेसमैन इस इंटेंशन से इकट्ठा करता है ताकि उसे मुस्तकबिल के फैसले करने के लिए यूज़ कर सके। जबकि हमारे जो कॉटलर साहब हैं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से इस्तेमाल होने वाले वो तरीके और रिसोर्सेज की कलेक्शन होती है जिससे मार्केटिंग के माहौल की एवरीडे इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। तो इंटेलिजेंस हमारे पास यही होती है ना कि अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, जैसे हमारे ये जो AI है, तो हम उससे किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब डिज़ाइन किस तरह से हमें डिज़ाइन ऑफरिंग की अगर हम बात करें तो मूविंग डिज़ाइन योर मार्केट ऑफरिंग एंड हाउ प्रोडक्ट, हाँ जी, तो इसके अंदर हमारी कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि कॉटलर के मुताबिक प्रोडक्ट और सर्विसेज में फ़र्क क्या होता है। हर वो चीज़ जो मार्केट में कस्टमर की जो तवज्जो है उसको गेन कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट इज़ ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर अटेंशन, ऑफर किया जा रहा है अटेंशन के लिए, एक्यूस्टेशन के लिए, और यूज़ आर कंजप्शन के लिए पेश किया जा रहा है। क्यों? ताकि वो हमारी किसी चाहत को या ज़रूरत को पूरा करे। तो ये जो चाहत है वो हमारे लिए फ़िज़िकल भी हो सकती है और हमारे लिए ज़ाहरी तौर पर भी हो सकती है। तो यही हमारे पास सर्विस की डेफिनेशन है, बस आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। एक इम्पोर्टेंट MCQ है आपका कि सर्विस हमारे पास क्या होती है। ये कोई भी ऐसा काम या फ़ायदा होता है जो एक फरीक दूसरे फरीक को ऑफ़र करता है, यानी कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफ़र करता है, और ये इंटेंजिबल होता है, इससे किसी चीज़ की ओनरशिप नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर जैसे आप पेड असाइनमेंट्स करवाते हैं तो उससे आप जो असाइनमेंट करता है वो स्टूडेंट थोड़ी बन जाता है, या फिर वो उसके पास LMS की एक्सेस हमेशा के लिए नहीं आ जाती, वो जस्ट थोड़ी देर के लिए जब तक वो असाइनमेंट बनाता है तब तक के आपके LMS को एक्सेस करता है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसके हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। बेसिकली इम्पोर्टेंट MCQ है कि हमारे पास कितने लेवल्स होते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट माउस का इशू है, तो जी हाँ, तो हमारे पास 3 होते हैं। वो क्या होते हैं? बेनिफिट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड एगमेंटेड प्रोडक्ट। कितने होते हैं? 3 लेवल होते हैं। कौन से? बेनिफिट, एक्चुअल एंड एगमेंटेड प्रोडक्ट। ये आपके MCQ में आएगा। अब इनके लेवल के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो है कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट के अंदर क्या आता है कि जो असली में हमारी जो ज़रूरत है ना वो पूरी हो रही हो। और एक्चुअल प्रोडक्ट के अंदर हमारी कौन सी चीज़ आती है? जैसे ब्रांड का नाम, क्वालिटी का लेवल और पैकेजिंग वगैरह। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि आपकी जो कोर लेवल होता है वो उसके अंदर हम उसकी डिज़ाइनिंग या सर्विस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि हमारी जो
प्रोडक्ट हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम उसका ब्रांड नेम, उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है एगमेंटेड प्रोडक्ट। तो एगमेंटेड प्रोडक्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली हम इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर अगर आप कस्टमर को घर तक डिलीवरी देते हैं, ये भी हमारी एगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है। कैश ऑन डिलीवरी या फिर इंस्टॉलेशन या फिर आफ्टर सेल सर्विस भी दें तो ये हमारे पास इसके अंदर शामिल होती हैं। तो बस आपने ये याद रखना है, जैसे जो ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, वो हमारे पास एगमेंटेड प्रोडक्ट की ही मिसाल होती हैं। तो इन तमाम जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, अगर हम इनकी जो मोटी मोटी सी अगर हम इनकी कैटेगरीज करें तो हम इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सर्विस एंड प्रोडक्ट क्लासीफाई इन टू कैटेगरीज। किन दो कैटेगरीज में? कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ऐसे प्रोडक्ट जो डायरेक्ट कंज्यूमर एंड तक बेची जाएं, जैसे सहूलत की चीज़ें, शॉपिंग या कोई स्पेशल प्रोडक्ट जो डायरेक्टली हमारे यूज़र्स उसे कंज्यूम कर रहे हों। जबकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो कंपनियों को मज़ीद प्रोसेसिंग या फिर बिजनेस चलाने के लिए हम देते हैं। और ये हमारे पास देयर आर सर्टन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो हमारे पास सर्टन बेनिफिट्स होते हैं या फिर उसके एट्रीब्यूट होते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंप्राइजेस। क्या कंप्राइजेस के अंदर क्या क्या शामिल होता है? प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट स्टाइल, डिज़ाइन, अलोंग विद दीज अनदर एस्पेक्ट इज द यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। अब ये यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन को हम USP भी कहते हैं। यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वो ख़ास खूबी होती है जो बेचने वाले को ये बताने के लिए पेश करता है कि इस प्रोडक्ट कंपेटिटर के प्रोडक्ट से मुख्तलिफ क्यों है। ठीक है, कोई भी ख़ास सी चीज़ जिसके अंदर हम कस्टमर को बताते हैं कि भाई आप मेरी ही चीज़ क्यों ख़रीदें, मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा क्या ख़ास है कि जो कंपेटिटर से ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड क्वालिटी हमारे पास ये बहुत ही सिंपल अगर हम अल्फाज यूज़ करें तो इसका मतलब होता है ज़ीरो डिफेक्ट, यानी जिसके अंदर कोई भी खामी ना हो। इस चीज़ को आप याद कर लें कि प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब होता है ज़ीरो डिफेक्ट। तो ये यहाँ पर आपका MCQ भी है, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो हमारी जो अमेरिकन सोसाइटी है उसने क्वालिटी को किस तरह से डिफ़ाइन किया था? क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस की वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कस्टमर की बयान की हुई या फिर जो हमारी इम्प्लाइड ज़रूरियात को पूरी करती हैं। तो आप यही याद रखें कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमारे जो कस्टमर होता है वो हमसे मांग रहा होता है, और कुछ ऐसी होती हैं कि वो हमारे कस्टमर की नीड होती है लेकिन उनको एज इट इज़ उसके लिए वो डिमांड नहीं कर रहा होता। तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर यही चीज़ आ जाती है कि हमारे जो अमेरिकन ने डिफ़ाइन की है क्वालिटी की, कि वो चीज़ें जो एक कस्टमर मांग रहा है या फिर वो चीज़ें जो वो डिमांड नहीं कर रहा लेकिन वो उसकी ज़रूरत है। तो जैसे अब प्रोडक्ट क्वालिटी के अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं? लीडिंग प्रोपोर्शनल टूल्स आ जाते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट आर सर्विसेज डायरेक्टली लिंकेज विद वैल्यू ऑफ द कंज्यूमर, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपने याद बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास है डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या होती है? जब कोई भी डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूड लेवल ऑफ क्वालिटी। हाँ जी, तो डायमेंशन के अंदर हमारा लेवल क्या है क्वालिटी का, हमारी कंसिस्टेंसी क्या है और कमिटमेंट क्या है उस क्वालिटी के साथ, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ आल्सो इंपॉर्टेंट एंड कम्प्लेक्स। तो ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर हमारी जो डायरेक्टली लिंक करता है हमारी कस्टमर की वैल्यू, सेटिस्फेक्शन और लॉन्ग टर्म उसकी जो ज़रूरियात होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उनको ये डिस्कस कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होती है? जब आप कोई महंगी चीज़ खरीदते हैं तो ख़रीदने से पहले इसकी जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं उनको ज़रूर चेक करते हैं। बिज़नेस डिक्शनरी के मुताबिक ये किसी चीज़ की मतलूबा जो हमारे पास खुसूसियात होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनका रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो बनाने वाला या ख़रीदने वाला उससे आसानी हासिल करता है। ठीक है,
अगर किसी ने बनाई है तो वो खरीदने वाले को देगा, अगर कोई बेच रहा है तो वो भी अपने खरीदने वाले को देगा। तो ऐसी जैसे हम स्टार्ट के अंदर उनको एक रिव्यू सा दे देते हैं ना अपनी चीज़ का, किसको यूज़ कैसे करना है, या फिर आपको इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, तो वो तमाम चीज़ें हमारी क्या होती हैं, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। तो आपने इसकी डेफिनेशन को याद कर लेना है। बाइंग प्रेफरेंसेस, बाइंग प्रेफरेंसेस क्या होती हैं, यानी कि हमने जो ख़रीदारी करनी है उसके लिए हमारी क्या प्रेफरेंसेस होंगी। बिजनेस में जब हम खरीदारी करते हैं तो कार्टलर ने 3 किस्म की सिचुएशंस बताई थी जो हमें सिचुएशंस पेश आ सकती हैं। तो और इसे इसने किसके कंसेप्ट के थ्रू डिफ़ाइन किया था, तो इसकी जो बुक है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर इसने डिफ़ाइन किया था। तो सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रेट रिबाई। स्ट्रेट रिबाई के अंदर क्या होता है, सीधी सीधी दोबारा ख़रीदारी। जब ख़रीदार पुरानी चीज़ को ही रूटीन में बगैर किसी मॉडिफिकेशन के दोबारा ऑर्डर कर दे, तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रेट रिबाई। ठीक है, किस तरह से कि जो चीज़ उसने पहले ख़रीदी है उसी को वो फिर से ऑर्डर कर दे। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ऑनलाइन स्टोर के जो शैम्पूज़ हैं या मेकअप प्रोडक्ट्स पसंद हैं, तो आपने एक बार ख़रीदे, फिर आपके ख़त्म हो गए, फिर आपने उसे ख़रीदा, फिर आपने ख़रीदा और इस तरह आप ख़रीदते ही चले गए। तो ये होती है स्ट्रेट रीबाय। दूसरी हमारे पास है मॉडिफाइड रीबाय। तो जब ख़रीदार प्रोडक्ट की तफसीलात, कीमतें और उसके जो भी हमारे पास शराइत होती हैं उनको पढ़कर अपनी जो सप्लायर होता है या फिर अपनी जो भी चीज़ होती है, सप्लायर ही यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है, उसको मॉडिफाई कर ले, तो वो होती है हमारे पास मॉडिफाइड रीबाय। ठीक है, मॉडिफाइड रीबाय। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट आया है तो आपने उसकी तमाम चीज़ों को पढ़कर उसको बाय कर लिया है, तो डेट इज़ अ मॉडिफाइड रीबाय। अब बिजनेस बाइंग सिचुएशन, न्यू टास्क क्या होता है, जब खरीदारी पहली बार कोई प्रोडक्ट या सर्विस पर की जाए। फॉर एग्जांपल आप पहली बार किसी ब्रांड की तरफ गए हैं, तो आप वहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं, डेट इज़ द योर न्यू टास्क। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग लेबलिंग। तो हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट और लेबलिंग होती क्या है। तो प्रोडक्ट और लेबलिंग हमेशा हमारे प्रोडक्ट को डिफ़ाइन कर रही होती है। पैकेजिंग और लेबलिंग इसे डिफ़ाइन करती है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है और हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। पैकेजिंग का तो हमें पता ही है ना कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेफ ही रहे ना, उसे जो भी ख़तरात होते हैं वो पेश ना आए। तो जब भी आप कोई भी चीज़ रिसीव करते हैं तो उसकी अच्छी खासी पैकेजिंग हुई होती है। क्वार्टलर के मुताबिक पैकेजिंग क्या होती है, तो क्वार्टलर ने कहा था कि व्हाट इज़ अ पैकेजिंग। ऊपर ये चीज़ है कि लेबलिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि जो हमारे लीगल इश्यूज़ हैं उनसे हम बच सकें। ठीक है, इससे ऊपर मैं देख लूँ अगर कोई MCQ है तो। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे क्वार्टलर ने क्या डेफिनेशन की थी पैकेजिंग की। तो प्रोडक्ट के लिए कंटेनर या रैपर डिज़ाइन करना या उसे बनाना, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पैकेजिंग होती है। तो ये हमारे क्वार्टलर ने ये बोला था कि जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं, अब इसकी हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हो सकती हैं। ये नीचे लिखा हुआ है कि डिज़ाइनिंग एंड प्रोडक्ट, तो हम इसको डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वैसे आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन हमारी सबसे पहली जो चीज़ है तो वो हमारे पास है कि हम उसको एक प्राइमरी पैकेज दें। ठीक है, एक प्राइमरी पैकेज के अंदर ये होता है कि जिसमें प्रोडक्ट डायरेक्ट होती है, जैसे परफ्यूम की बोतल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास प्राइमरी पैकेजिंग होती है। ये देखें यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको ढूंढना आसान हो। ये देखें प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरे नंबर पर आ जाती है हमारे पास सेकेंडरी पैकेजिंग। तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, सेकेंडरी पैकेजिंग जिसके ऊपर होता है, जैसे परफ्यूम का जो गत्ता होता है या फिर डब्बा, तो वो हमारी सेकेंडरी होती है। और थर्ड क्या होती है कि आपका जो भी होता है ना, फॉर एग्जांपल एक तो आपका परफ्यूम हो गया, परफ्यूम है डब्बे के अंदर और वो डब्बा है शावर के अंदर, वो जो आपका शॉपिंग बैग है ना, वो आपका थर्ड हो जाएगा, जिसे आप शिपिंग भी कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड पैकेज होता है। अब हमारे पास कुछ कंसर्न्स हैं पैकेजिंग के अकॉर्डिंगली कि प्रोडक्ट का कंटेनर, उसका डिज़ाइन, उसका कलर, क्वालिटी, साइज़, ड्यूरेबिलिटी एंड पैकेजिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट पैकेजिंग का जो हमारी पैकेजिंग होती है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट का फेस होती है। हमारी पैकेजिंग ही होती है जो अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही होती है। अब यहाँ पर एग्जांपल जो यूज़ हुई है वो कनाडा की है, सॉरी कैंडी।
कैंडी पैकेजिंग की है। तो जो कैंडी पैकेजिंग होती है वो बच्चों की तवज्जो को खींचती है। ये ब्रांड की पहचान और क्वालिटी की यकीन दहानी का सबब बनती है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को ओरियो के बिस्किट्स पसंद हैं, तो जैसे ही वो शॉप पर जाता है, वो उसे ये नहीं पता होता कि अंदर क्या है, बस उसे ये याद होता है कि जो मैं बिस्किट खाता हूँ उसका जो रैपर है वो कुछ इस तरह का है, तो वो देखते ही कहेगा कि मुझे ये चाहिए। तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, कंपनियां बड़ी रिसर्च करती हैं इन चीज़ों पर। लेबलिंग हमारे पास जैसे हमने ऊपर भी बात की कि बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है। ये ख़ास तौर पर उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है जहाँ रेगुलर अथॉरिटी चेक कर रही हो, जैसे दवाइयों के ऊपर लेबल लगाना। तो इसकी तारीफ हम कुछ इस तरह से करते हैं कि प्रोडक्ट, उनके कंटेनर्स या पैकेजिंग प्रोडक्ट के बारे में मालूमात का डिस्प्ले करना। इसमें सादा से टैग से लेकर हमारी जो पेचीदा फिगर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, और ये शिपिंग के कानूनी जो हमारे पास एक कानूनी अमल होता है उसका हिस्सा होती हैं। तो ये आपका कवर हो गया है लेबलिंग रेंज फ्रॉम द शिपिंग लॉ। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका, इसको कवर कर लिया हमने। लेबल इज़ अ ब्रॉड मीनिंग, इट इंक्लूड सिंपल टैग्स। हाँ जी, तो लेबल्स के ब्रॉड मीनिंग्स होते हैं। ये आपके सिंपल टैग्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी हो सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है? पैकेजिंग और लेबलिंग के बाद अगला सवाल ये है कि हमने अपनी प्रोडक्ट बेचनी क्या कहाँ है, यानी कि जगह कौन सी होगी। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचेगा कैसे? तो प्लेसमेंट का जो सीधा सा मतलब है कि अपनी कस्टमर तक एक्सेस देना, कि हम अपने कस्टमर को कैसे एक्सेस करेंगे या हमारी प्रोडक्ट को कस्टमर किस तरह से एक्सेस करेंगे। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए कस्टमर को हम वैल्यू डिलीवर करते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकती है और फिजिकल आउटलेट भी हो सकता है, मोबाइल पर भी हो सकती है और डोर टू डोर सेलिंग भी हो सकती है। तो ये चीज़ आपने बहुत बार एक्सपीरियंस की होगी कि मोबाइल पर तो खैर आज भी यूज़ करते हैं, लेकिन पहल जो सेल्समैन्स होते थे ना, वो घर पर वो डोर नॉक कर करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे होते थे। तो ये कहते थे कि मतलब ये वाला शैम्पू इतना लेस है तो आप बाय कर लें। तो ये वाली चीज़ में भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हो। हमारे सिटी में तो हमने ये काफ़ी बार चीज़ें देखी हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसमेंट। अब हमने प्लेसमेंट की अगर हम जो बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या होती है। प्लेसमेंट के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो जियोग्राफिकल लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड चैलेंजेस, प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये सब कुछ शामिल होता है। तो ये जो हमने 4-5 चीज़ें पढ़ी हैं, ये इसका एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हिस्सा होती हैं। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो इसमें ये सवाल आते हैं कि प्रोडक्ट के डिस्प्ले के लिए डोमिनेटेड जो हमारे पास शेल्फ स्पेस है वो कहाँ से हासिल की जाए। इसके लिए डिस्प्ले जो हमारे पास है वो कहाँ किया जाए, मतलब अपने सेंटर पर, शॉपिंग मार्ट पर या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर पर। और प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो क्या है, वो जैसे हम लिखते हैं ना एक्सपायरी डेट, और ये लिखते हैं कि हमारी जो दुकान है वो कहाँ पर है, लिखा होता है ना आपकी प्रोडक्ट्स पर, और ये भी कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, केमिकल्स वगैरह जो भी होते हैं। प्राइस एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो प्राइस और प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स। मार्केटिंग मिक्स में जो हमने मिक्स पढ़े ना 4 P's के, कीमत अकेला वो पी है जो रेवेन्यू लेकर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपने जो 4 P पढ़े हैं उसके अंदर प्राइस एक ऐसा पे है जो हमारे लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब इसकी जनरल डेफिनेशन क्या है। कीमत की सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि पैसों की वो रकम जो किसी प्रोडक्ट, सर्विस या तजुर्बे को खरीदने के लिए हम अदा कर रहे होते हैं। तो ये हमें वैसे पता है, लेकिन आपकी जो डिफरेंट सिनेरियोज हैं उनके अकॉर्डिंगली आपने ये याद रखना है कि वो अमाउंट ऑफ मनी जो हमें मिल रही होती है किसी सर्विस, एक्सपीरियंस या फिर प्रोडक्ट को देने की सूरत में। अ वैल्यू डेट इज़ परचेज ऑफ फिनाइट क्वांटिटी वेट आर। हाँ जी, तो वो जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक एक रेट के ऊपर होती है, एक उसका एक स्पेसिफिक वेट होता है, उसकी जो भी मेजरमेंट ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या होती है कि जब भी हम किसी भी चीज़ की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो प्राइसिंग की स्ट्रेटजी बनाने से पहले आपको प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं कि आप कीमत रख क्यों रहे हैं। क्या आप बस मार्केट में ज़िंदा रहना चाहते हैं या ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं।
तो मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा अगर हम लेना चाहते हैं, यानी कि मार्केट पेनिट्रेशन, या फिर हमारी जो ज़्यादा हमारा जो फोकस है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी लीडर बनना है। तो ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, हम किसी भी प्राइस के बारे में जब भी हम बात कर रहे होते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। तो वैसे हमने इस पॉइंट को पढ़ लिया है, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसके अंदर ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस स्ट्रेटजी यूजली। हाँ जी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारा टारगेट हमारे कस्टमर कौन से हैं, या फिर हमने क्यों अपनी प्राइस रखी है और हमें पे ही कोई क्यों करेगा। तो यू मे चूज़ द प्राइसिंग स्ट्रेटजी फ्रॉम द न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी। तो हमारे पास 3 अहम स्ट्रेटजीज होती हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, और दूसरी जो होती है वो हमारे पास है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी। न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है मार्केट स्कीमिंग। इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यू के लिहाज से कि मार्केट स्कीमिंग होती क्या है। शुरू में बहुत ज़्यादा हाई प्राइस होती है, फिर वक्त के साथ साथ कीमत कम कर दी जाती है। जैसे अब जो हमारा एप्पल का आईफोन है, शुरू के जो मॉडल्स थे उनकी कीमत काफ़ी हाई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि मतलब उनकी सेल्स कम हो रही हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा लो कर दिया अपनी जो मॉडल्स थे उनकी प्राइस को। फिर नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कंसेप्ट है वो है पेनिट्रेशन प्राइस। तो पेनिट्रेशन प्राइस क्या होती है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त बहुत कम कीमत रखना ताकि वो बल्क क्वांटिटी के अंदर बिके, लोगों के अंदर उसका इस्तेमाल बढ़ जाए, फिर आप उसकी जो मार्केट है आप उसको क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। मार्केट स्कीमिंग क्या होती है, शुरू में हाई लास्ट में लो, और मार्केट पेनिट्रेशन क्या होती है, शुरू में लो और आगे जाकर हाई। तो इन दोनों का डिफरेंस। फिर साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है, ये कस्टमर की नफ्सियात से खेलती है। इसमें रेफरेंस प्राइसिंग, बंडल प्राइसिंग, यानी 3 चीज़ें लो तो 2 सस्ती पड़ेंगी। जैसे वो मैंने आपको बताया था ना कि बाय 2 गेट 1 फ्री, तो बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें। जैसे आपने एवरीडे लो प्राइसिंग में देखा होगा, हर रोज़ कम से कम कीमत शामिल होती है। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी हुई है कि 1000 किसी शर्ट पे लिखा हो ना 1000, तो आप कह दें शर्ट तो खैर 1000 में नहीं आती, किस चीज़ पर लगाएं, फॉर एग्जांपल एक स्टॉलर, जो हिजाब स्टॉलर होता है, उस पर लिखा हो ना 1000, तो हमें लगता है ज़्यादा है, ये इतने का तो नहीं है, आम मार्केट से आपको 800-900 का मिल जाएगा। लेकिन अगर लिखा हो ना 999, तो हम बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, इतना कम, ये तो 900 की रेंज में आ रहा है। तो ये वाली जो साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है ना, ये हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, तो प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो सबसे पहला हमारे पास कंसेप्ट है, डेट इज़ अ कैप्टिव प्राइसिंग। तो कैप्टिव प्राइसिंग क्या होती है, ये लास्ट में है, हम इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास कैप्टिव प्राइसिंग क्या होती है, ये इन प्रोडक्ट्स के लिए होती है जो मेन प्रोडक्ट के साथ लाजमी इस्तेमाल होती हूँ। इसमें मेन प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं, लेकिन इनके साथ लगने वाली चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, जैसे शेव करने वाला जो रेज़र होता है वो सस्ता होता है, लेकिन इसके जो बदलने वाले ब्लेड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आ जाती हैं किसके अंदर, हमारी कैप्टिवेटिव और प्रीमियम के अंदर। तो यही चीज़ें हैं कि हम जिनको, अब प्रीमियम क्या होता है, कैप्टिवेटिव तो हमने पढ़ लिया ना कि हम सस्ती जो चीज़ होती है ना उसे मेन कर देते हैं, और जो हमारे पास थोड़ी महंगी चीज़ होती है, यानी कि जो उसके लिए ज़रूरी है। अब अकेले रेज़र का आप क्या ही करेंगी, उसके लिए ब्लेड तो इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए हमने ब्लेड को महंगा कर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से बहुत मॉडल्स की मुख्तलिफ और हाई कीमतें रखता है। मतलब कि अगर हम फीचर्स ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो चैट जीपीटी का सिंपल मॉडल है वो फ्री है, लेकिन आपका जो प्रीमियम मॉडल है उसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी है, ज़्यादा फीचर्स हैं, और वो उस मॉडल से थोड़ा मुख्तलिफ भी है, डैट्स वाई हमने उसको क्या कर दिया, प्रीमियम। तो कोई भी चीज़ जो प्रीमियम होती है ना वो फ्री से थोड़ी सी ज़्यादा बेस्ट होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ये हमने कैप्टिवेटिव का भी पढ़ लिया और प्रीमियम प्राइसिंग का भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइस चेंज एंड प्राइस वार। तो प्राइस हमारे पास एक फैक्टर होता है किसका, रेवेन्यू का। अगेन ये आपका रिपीट हुआ है। तो प्राइस चेंज और प्राइस वार के अंदर हमारे पास क्या डिफरेंस है,
कीमत हमेशा मुनाफा लेकर आती है, इसके लिए कीमतों में प्राइस चेंज और प्राइस वार का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप कीमत बदलते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि आपका कंपेटिटर क्या रिस्पॉन्स देगा। कीमत क्यों बदली जाती है? या तो हम इन्फ्लेशन की वजह से बदलते हैं या फिर हम डिमांड कम या ज़्यादा होने की वजह से बदलते हैं। तो ये जो एक और जो चीज़ होती है जिसकी वजह से हम बदलते हैं, तो डेट इज़ अ कंपटीशन, ठीक है। एंड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ एंड प्रमोशन कैंपेन, यानी कि अगर हमारी कोई चीज़ है जो हमने बल्क क्वांटिटी के अंदर रखी हुई है, तो वो एक्सपायर होने का डर है, तो हम उसका थोड़ा सा रेट कम कर देंगे ताकि ज़्यादा लोग उन्हें बाय कर लें और हमें फ़ायदा चलो ना ही हो लेकिन नुकसान होने से बच जाए। तो जब भी हमने प्राइस चेंज करनी होती है तो हमारे कुछ चीज़ें हैं उन्हें हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहले है जो हमारा कस्टमर है उसका क्या रिएक्शन होगा। अगर कीमत कम होगी तो वो हैप्पी हो जाएंगे और अगर बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, अनॉय हो जाएंगे, यानी कि उनको गुस्सा आएगा। इसी तरह कंपेटिटर का क्या रिएक्शन होगा। जब आप जैसे जैसे आपका मतलब कस्टमर पर रिएक्ट हुआ है वैसे कंपेटिटर में भी होगा। वो इनमें से कोई ऐसा काम कर सकते हैं, अपनी कीमत वही रखेंगे यानी कि मेंटेन रखेंगे, कीमत वही रखकर क्वालिटी बढ़ा देंगे, या फिर कीमत कम कर देंगे, आपसे भी ज़्यादा कीमत कम कर देंगे, या फिर कीमत भी कम कर देंगे और जो क्वालिटी है वो भी बढ़ा देंगे। तो ये वो 4 काम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप क्या करते हैं, अपनी कीमत को कम या ज़्यादा करते हैं, तो आपका जो कंपेटिटर है वो किस तरह का रिएक्शन देता है और आपका कस्टमर किस तरह का रिएक्शन देता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। लॉन्ग भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। अब हमारे पास है कि प्राइस वार क्या होती है। ये बहुत खतरनाक वक्त होता है। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ये कंपेटिटर के दरमियान एक जंग है जिसमें वो एक दूसरे को गिराने और मार्केट का बड़ा हिस्सा छीनने के लिए अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों को लगातार लोअर करते जाते हैं। बिजनेस डिक्शनरी के मुताबिक ताकतवर हरीफ एक दूसरे का मार्केट जो शेयर है कम करने के लिए इस वक्त तक कीमतें गिराते हैं जब तक कि इनमें से एक बंदा कंपनी से भाग ना जाए या मार्केट के अंदर से भाग ना जाए, यानी कि रिट्रीट्स ना कर जाए। तो कब तक ये करते हैं? वैसे बात तो गलत है ये, और हो सकता है ठीक भी हो। हमने कौन सा किसी मार्केट के अंदर प्राइस वार की है, ठीक है। तो कब तक ये कीमतें गिराते हैं? तब तक जब तक कि कोई एक बंदा मार्केट को छोड़कर भाग ना जाए। इसी तरह हमारे पास मार्केट की कुछ ये वाला जो पॉइंट है आप इसको याद कर लीजिएगा, बिजनेस डिक्शनरी ने ये डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट ये जो लिंक्स हैं इन पर अगर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक HTML फाइल खुल जाएगी जिसके ऊपर ना बड़ी खूबसूरती से आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई गई होंगी पॉइंट्स बनाकर। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इनको एक्सपीरियंस ज़रूर करें। आफ्टर सीइंग द मार्केट कम्युनिकेशन मिक्स, मार्केट कम्युनिकेशन मिक्स के अंदर क्या होता है, कीमतों के बाद अब बारी आती है हमारी कम्युनिकेशन की। अगर आप मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो आपको अपने कस्टमर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा ना। जिस तरीके से आप इन्हें बताते हैं वो हमारी मार्केट कम्युनिकेशन मिक्स होती है, ठीक है। अब सिंपल से इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो भी तरीका हम अपना रहे होते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स या फिर प्रमोशन टूल्स भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि प्रमोशन टूल्स हमारे पास क्या होते हैं या फिर हमारी स्ट्रेटजीज़ कौन सी होती हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्राइस चेंज और प्राइस वार के बाद क्या चीज़ आती है, हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स आता है। फिर हमारी क्या डेफिनेशन की गई थी, क्वार्टलर ने इसकी क्या डेफिनेशन की थी स्टूडेंट्स, ये भी हमने पढ़ लिया कि द स्पेसिफिक ब्लेंड ऑफ दैट कंपनी यूज आर परस्यूसिवली कम्युनिकेट कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। हाँ जी, तो ये हमारे पास प्रमोशनल टूल का वो ब्लेंड होता है, वो एक मिक्सचर होता है जैसे कंपनी के कस्टमर को हम परस्यू करने के लिए यानी कि उनको कायल करने के लिए या कस्टमर को अपनी वैल्यू बताने के लिए या उनके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या कोई भी कंपनी इस्तेमाल करती है। अब हमारी जो मिक्स है उसके डिफरेंट टूल्स कौन से हो सकते हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई से 2-3 टूल बताएं। तो क्वार्टलर ने बताया था कि पहला टूल तो है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी जो हमारे पास स्पॉन्सर की तरफ से पैसे देकर पेड आइडियाज़, एशिया या फिर सर्विसेज यानी कि नॉन पर्सनल चीज़ों की को एडवर्टाइज़ करना।
ठीक है, तो हम एज अ स्पॉन्सर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा होता है सेल प्रमोशन। तो सेल प्रमोशन में होता है कि प्रोडक्ट या सर्विस की सेल बढ़ाने के लिए थोड़े वक्त के लिए हम कोई लालच दे देते हैं, जैसे हमने कहा ना कि प्राइस कम कर देते हैं। और तीसरी जो चीज़ है पब्लिक रिलेशन, कंपनी का अच्छा इमेज बनाने के लिए, हमारी जो अच्छी पब्लिसिटी के लिए, हासिल करने के लिए हम अनफेवरेबल स्टोरीज़ को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं और लोगों के साथ अपने ताल्लुकात डेवलप करते हैं। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अब कहा जाता है ना कि इस शैम्पू को लगाने से आपके बाल 15 दिन के अंदर लंबे हो जाएंगे। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस चीज़ के अंदर आ जाते हैं और अच्छा खासा कंपनी को रेवेन्यू होता है। जो लास्ट वाली चीज़ है हमारे पास, दैट इज़ अ डायरेक्ट मार्केटिंग। तो टारगेट किए गए जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं उनके साथ डायरेक्ट रब्ता करना, ताकि उनसे फौरी रिस्पॉन्स मिले और उनके साथ हमारे देर पा ताल्लुकात बन सकें। मतलब हमसे जिसने भी कोई चीज़ ख़रीद ली है तो हम उसकी मेल को सेव कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना कि अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ ख़रीद लें तो बस फिर आपको आए दिन उनकी मेल आ रही होती है कि ये प्रोडक्ट आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो यही होता है, ज़्यादातर ना इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अगर आप इन सारे टूल्स को एक साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम MIC कहते हैं। जितना भी हमने पढ़ा है ना ऊपर, इन सबको अगर हम यूज़ कर रहे हैं एक चीज़ के अंदर, जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो ये कहलाती है इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। और वो कौन से टूल्स हैं, ये जो ऊपर हमने डिस्कस किए ना, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल, पब्लिक रिलेशन, ये वाली चीज़ें। अब हमारे जो कॉर्लर थे उन्होंने किस तरह से इसकी डेफिनेशन की है। कंपनी की मुख्तलिफ कम्युनिकेशन जो चैनल्स होते हैं उनको बहुत समझदारी के साथ कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, ताकि प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल एक क्लियर, रिलायबल और परस्यूसिव मैसेज दिया जा सके। इसमें सोशल मीडिया हो सकता है, SMS हो सकते हैं, जो ब्लॉग्स होते हैं वो हो सकते हैं, न्यूज़ चैनल के थ्रू हम ये कर सकते हैं, हम जो हमारी व्लॉगिंग होती है उसके थ्रू कर सकते हैं, वेबसाइट बैनर्स के थ्रू हो सकता है, SEO के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं, और दूसरा केबल एडवर्टाइजमेंट। तो अब जो एंटरप्रेन्योर है उसकी अपनी मर्जी है कि वो किस चीज़ को चुन ले। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड एंड ब्रांडिंग। तो ब्रांड और ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है कि मार्केटिंग का सबसे ज़बरदस्त जो कंसेप्ट है वो ब्रांड होता है। ब्रांड दरअसल आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होती है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर ब्रांड डेवलपमेंट जो होती है इस स्किल की कमी का शिकार है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स किस कमी का शिकार हैं। तो वो कमी क्या है, ब्रांड एंड ब्रांडिंग। तो ये आपके टॉपिक असाइनमेंट में भी आ सकता है। आपसे इसी तरह का कोई सिनेरियो पूछा जाएगा जिसमें ये बताना होगा कि इसके एंटरप्रेन्योर के पास किस चीज़ की कमी है और वो किस तरह से उसको सॉल्व कर सकता है। तो इसी तरह हमारे नेक्स्ट हमारे पास है कि हमारे जो इंस्टोपीडिया है उसके अकॉर्डिंगली ब्रांड क्या होता है। ब्रांड एक आइडेंटिकल सिंबल होता है, मार्क होता है, लोगो होता है या सेंटेंस होता है जिसे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करती हैं। जैसे STG इनसाइट का जो लोगो है वो दूसरे चैनल से डिफरेंट है, जो उसे क्या करता है, यूनिक करता है। नेक्स्ट आपके पास है जब आप ब्रांडिंग को डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी आइडेंटिटी। तो हमने इस चीज़ को भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है वो है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है, इम्पोर्टेंट MCQ है। ब्रांड बनाते वक्त अपने ब्रांड के नाम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना, यानी कि प्रोटेक्शन देना, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके, उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे मैकडॉनल्ड है तो वो एक ब्रांड है, अब उसका नाम हर कोई नहीं रख सकता, कानूनी तौर पर वो रजिस्टर है। वो एग्जैक्टली मैकडॉनल्ड का नाम नहीं रख सकते, उसके साथ कुछ लगा सकते हैं, कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ उसके अंदर से निकाल सकते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड के नज़र आने वाले अनासर एलिमेंट जैसे रंग, कलर जो लोगों के दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। तो होता है ना ऐसे कि कोई एक ब्रांड है वो उसे बार बार यूज़ कर रहा है तो वो हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाता है। अब ये बात है कि हमारे ब्रांड ज़रूरी क्यों होते हैं,
इतना लंबा लेक्चर हो जाता है आपका। चलें जी, एंड होने वाला ही है। तो ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो जाती हैं किसी भी चीज़ की ब्रांडिंग करना, क्योंकि ये बिज़नेस को शनाख्त देती हैं, कस्टमर के साथ ताल्लुक़ बनाती हैं। क्वालिटी हमारे पास एक इम्प्लिसिट क्वालिटी परफॉर्मेंस होती है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, एक इम्प्लिसिट क्वालिटी परफॉर्मेंस के तौर पर ब्रांडिंग एक्ट कर रही होती है। ये हमारी लीड कर रही होती है कस्टमर की लॉयल्टी को। और ब्रांड डेवलपमेंट क्या होती है, अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंग आपकी कि ब्रांड क्या होता है या ब्रांड की डेवलपमेंट क्या होती है। तो ये हमारे 4 स्टेजेस में फैला होता है। नंबर 1 पर आ जाती है लाइन एक्सटेंशन। मौजूदा ब्रांड जो हमारे पास होता है उसको हम उस ब्रांड की नई शक्लों, रंगों या साइज़, इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर तक बढ़ा देते हैं। जैसे अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला, चलिए हम कोई और कंपनी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है गौरमे कोला। तो गौरमे कोला का जो पहला हमारे पास मॉडल आया था तो वो तो हमारे पास लेमन अप ही था। फिर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर फिर उन्होंने मिंट वाला ले आए, फिर वो रेड अनार ले आए, और भी फिर वो कोला अपना फ्लेवर ले आए। तो ये होती है हमारी होती है लाइन एक्सटेंशन, यानी कि हमने अपनी लाइन को एक्सटेंड कर लिया है। दूसरी जो चीज़ है वो है मल्टी ब्रांडिंग। तो मल्टी ब्रांडिंग कंपनियां अक्सर एक ही प्रोडक्ट कैटेगरी में बहुत सारे ब्रांड्स को लॉन्च कर देती हैं। जैसे अब हमारे पास एक ही कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप लगा लें कंपनी, जैसे हमारे पास लक्स है, ठीक है, तो एक ही कंपनी ने लक्स भी बना दिया और उसी कंपनी ने सेफगार्ड भी बना दिया, उसी ने वो हमारे पास लाइफ बॉय भी बना दिया, उसने फेयर लवली भी बना दी। मुझे नहीं पता कि बनाई है या नहीं, लेकिन फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांड एक्सटेंशन। वो हमने लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन का जो फ़र्क है वो याद रखना है। अब ब्रांड एक्सटेंशन में हम अपने मौजूदा ब्रांड को जो हमारा ब्रांड होता है उसको न्यू ब्रांड के बिल्कुल न्यू कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में लगा देते हैं। जैसे अब हमारी नेस्ले भी पानी बनाती है और अब नेस्ले की जो कंपनी है वो दही बनाना शुरू कर दे, तो वो हमारी होती है ब्रांड एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये होता है, लेकिन अब मेरे माइंड के अंदर कोई एग्जांपल नहीं आ रही इस चीज़ की, कहाँ पर होता है ये। फॉर एग्ज़ाम्पल वाइटल, जी हाँ, वाइटल का आप लोगों ने देखा होगा लोकली। तो वाइटल पहले सिर्फ चाय बनाते थे, यानी कि चाय पत्ती बनाते थे, लेकिन अब वाइटल ने नमक स्टार्ट कर दिया है। वाइटल की जो मलका के नाम से बहुत सारे मसाला जाते हैं वो आ गए हैं, वाइटल सोप आ गई है और वाइटल शैम्पू भी आ गया होगा। तो ये वाली चीज़ होती है ब्रांड एक्सटेंशन। और न्यू ब्रांड क्या होता है, बिल्कुल एक नई चीज़ बना देना। अगर कोई चीज़ हमारी ख़त्म हो रही है या फिर उसकी जो ताकत है वो फेड हो रही है तो हम बिल्कुल एक नया ब्रांड बना देते हैं। तो कौन सी स्ट्रेटजी चुननी है ये फिर से एंटरप्रेन्योर के ऊपर है, लेकिन आजकल के दौर में ब्रांडिंग करना बहुत नाजुक और क्रूशल हो गया है। पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।